नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 यानी कि स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर को आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ तक कि जो टॉपिक 9th क्लास में थे वही के वही टॉपिक 10th क्लास में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मॉड, मीडियन। कमाल की बात ये भी कि जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था वो आप लोगों को 10th क्लास में काम आने वाला है। जितना आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था उसके जस्ट आगे से आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है। तो आप लोगों ने जो 9th क्लास में पढ़ा था वो तो काम आने वाला ही है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर को अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि हम इस प्रश्नावली को एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं और लास्ट लेवल तक ले जाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को स्क्रीन पर दो टर्म दिखाई दे रही होगी जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तो आंकड़े है और एक सांख्यिकी है। आप लोगों ने 9th क्लास में बार बार पढ़ा होगा कि आंकड़े आंकड़े आंकड़े। हर एक सवाल को आप लोग करते हो तो आंकड़े आपको कहीं ना कहीं दिखते हैं, लेकिन आप लोगों को आज तक इसके बारे में पता नहीं चला कि आंकड़े होते क्या है। पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाती है लेकिन आंकड़े का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा। दूसरा जो नाम है वो सांख्यिकी है, यानी कि जो प्रश्नावली है उसी का नाम है, तो उसको हमको समझना पड़ेगा भाई कि सांख्यिकी होते क्या है और आंकड़े होते क्या है। अगर ये दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग बहुत कुछ जान पाओगे इस प्रश्नावली के बारे में। आप लोग फील कर पाओगे भाई सांख्यिकी है क्या, आंकड़े है क्या। इसलिए मैंने ये दो टर्म यहाँ पर लिखी है और हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हमारे जो प्रश्नावली है उसका हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि जीरो से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आंकड़े होते क्या है, यानी कि डाटा होता क्या है। तो सिंपल से अगर परिभाषा में आप लोगों को समझाऊं तो हमारे काम की इंफॉर्मेशन को संग्रहित करना, यानी जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ये आंकड़े कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में अगर आप लोग देखोगे तो ये पेन है। कितनी पेन है? तो ये 4 पेन है। कितने पेन है? तो ये 4 पेन है। तो ये 4 क्या है? एक आंकड़ा है। अगर मैं एक क्लास के एग्जाम्पल की बात करूं तो एक क्लास में 45 बच्चे हैं, तो 45 क्या है? एक आंकड़ा है। अगर आपके स्कूल में 1000 बालक है तो 1000 क्या है? आंकड़ा है। तो ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ये सभी क्या है? आंकड़े। एक अच्छे से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो भाई कि आपकी क्लास में 35 बच्चे हैं। आपकी क्लास में 35 बच्चे, 35 बच्चों ने टेस्ट दिया और टेस्ट में कुछ ना कुछ नंबर है। उन नंबर को अगर आप लोग बोर्ड पर लिख देते तो वो क्या है? आंकड़े। वो क्या है? आंकड़े। तो आप लोग समझ गए होंगे आंकड़े किसे कहेंगे आप लोग, यानी कि आपके काम की चीज है उसको आप लोग संग्रहित कर रहे हो और उसको कहीं ना कहीं पर लिख रहे हो। तो लिखी हुई जो चीज है उनको आप लोग क्या बोलोगे? आंकड़े बोलोगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हाथ में 4 पेन है तो 4 क्या? एक आंकड़ा है। आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं तो 45 क्या? एक आंकड़ा है। आपके विद्यालय में 1000 बच्चे तो 1000 क्या? आंकड़े। आपके विद्यालय में या फिर आपकी क्लास में जो टेस्ट हुआ उनमें जो बच्चों के नंबर है उनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर लिखा, वो क्या है? आंकड़े। तो आंकड़े क्या होता है ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि हमारे काम की इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं यानी कि संग्रहित करते हैं और कहीं ना कहीं पर लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। अब बात आती है कि सांख्यिकी क्या होता है। अब बात आती है कि सांख्यिकी क्या होता है। तो मैं सिंपल से एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ भाई कि आपके क्लास में, या फिर मान लेते भाई कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 90 बच्चे। अब 90 बच्चों को एक ही क्लास में बिठाना पॉसिबल नहीं है, फिर टीचर 90 बच्चों को हैंडल नहीं कर सकता। तो हमने उसके दो सेक्शन बना दिए। दो सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन में हम लोगों ने 40 बच्चे रखे और एक सेक्शन में हम लोगों ने 50 बच्चे रखे। या फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि एक सेक्शन में 45 और दूसरे सेक्शन में भी 45 बच्चों को रख देते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हुए कि कौन सा सेक्शन इंटेलिजेंट है, तब हम लोग क्या करेंगे? इनका टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने पर जो मार्क्स आएगा उनको हम लोग कहीं ना कहीं पर लिख देंगे। मान लो 45 बच्चे के नंबर को हम लोगों ने इधर लिख दिया और 45 बच्चे के नंबर को हम लोगों ने इधर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पता करेंगे भाई कि कौन सी क्लास इंटेलिजेंट है। तो पता करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो क्लास है जिसमें 45 बच्चे हैं और ये जो क्लास है इसमें 45 बच्चे हैं, इन 45 बच्चों का मैं औसत निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ मैं? औसत। अगर मैंने सेक्शन इस वाले का औसत निकाला, मान लो औसत 9 आया या फिर 8 आया, मान लो औसत 8 आया, और इस वाले सेक्शन का मैंने औसत निकाला और औसत 6 आया, तो आप लोग बता पाओगे जिसका औसत 8 है वो क्लास इंटेलिजेंट है और जिसका औसत 6 है वो क्लास थोड़ी सी कमजोर है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक क्लास का औसत निकाला। उस औसत को निकालने का काम ही हम लोग सांख्यिकी में करते हैं। उस औसत को निकालने का काम ही हम लोग क्या करते हैं? सांख्यिकी में करते हैं। सांख्यिकी एक गणित की शाखा है। सांख्यिकी क्या है? एक गणित की शाखा है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा इसके शाखा होता क्या है। तो आप लोग 10th क्लास में हो। 10th क्लास में आप लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, सामाजिक है, साइंस है।
आप लोगों ने देखा होगा साइंस एक सब्जेक्ट है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, पहली से लेकर 8वीं तक तो नहीं होता, लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास में साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें पहला जो चैप्टर होते हैं यानी कि शुरुआत के जो चैप्टर होते हैं वो केमिकल से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपकी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक शाखा है जिसके अंदर आप लोग केमिकल का अध्ययन करते हो। वैसे आप लोगों की बायोलॉजी होती है, वैसे आप लोगों की फिजिक्स होती है। आप लोगों ने 10th क्लास में गणित में बीज गणित पढ़ी होगी यानी कि अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो अलजेब्रा भी एक गणित की शाखा है। आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति भी एक गणित की शाखा है। वैसे ही सांख्यिकी भी एक गणित की शाखा है, जिसके अंदर आप लोग आंकड़ों का क्या करते हो, अध्ययन करते हो, यानी आंकड़ों को आप लोग कलेक्ट करते हो यानी कि संग्रहित करते हो। संग्रहित करने के बाद आंकड़ों को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, यानी कि आंकड़ों को कैसे हम लोग प्रदर्शित करें, या किस प्रकार से फॉर्मूले या फिर कुछ मेथड लगाए जिससे कि लोगों को आप लोग आसानी से समझा पाओ, जिससे कि आप लोग लोगों को आसानी से समझा पाओ कि आंकड़े होते क्या है और फिर इनका यूज कैसे आप लोग करते हो। तो आई होप कि आप लोग दोनों चीजों को समझ गए होंगे कि हमारे जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप लोग संग्रहित करते हो तो वो हमारे आंकड़े कहलाते हैं। और आंकड़ों को व्यवस्थित करना यानी कि आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए एक शाखा है गणित की जिसको आप लोग सांख्यिकी बोलते हो, जिसमें आप लोग आंकड़ों का औसत निकालते हो। या फिर बहुत टाइप के आंकड़े होते हैं, जैसे कि मान लो आपकी क्लास के बच्चों की हाइट है, उस हाइट का औसत निकालना, क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ उसका औसत निकालना, विभिन्न विभिन्न स्तर पर विभिन्न तरीके के औसत निकाले जाते हैं, या फिर अलग अलग डाटा का अलग अलग टाइप से एनालिसिस किया जाता है यानी कि विश्लेषण किया जाता है। तो वो सब काम जो होता है वो सांख्यिकी के अंदर होता है। तो सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसमें आप लोग आंकड़ों का अरेंजमेंट करोगे, आंकड़ों को व्यवस्थित करना सीखोगे। भाई आंकड़े दे रखे उनको आप लोग व्यवस्थित करोगे, उनका आप लोग औसत निकालोगे, उनकी सहायता से यानी सांख्यिकी में आंकड़ों को आप लोग इस टाइप से व्यवस्थित करोगे कि उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल पाओ। ये सांख्यिकी है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसके अंदर आप लोग आंकड़ों को इस टाइप से व्यवस्थित करोगे कि जिससे कि आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल पाए, और उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट आप लोग करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आंकड़े कहलाएंगे। तो ये है हमारा आंकड़े और सांख्यिकी का मतलब। बहुत से बालक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, सभी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता भाई कि आंकड़े है क्या और सांख्यिकी है क्या। हर क्वेश्चन में उनको देखने को मिलता है कि आंकड़े आंकड़े आंकड़े, लेकिन आंकड़े का मतलब आज तक पता नहीं चलता। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े हैं जो लिखना चाह रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आंकड़ों को आप लोग किस टाइप से व्यवस्थित कर सकते हो, किस टाइप से आप लोगों को दर्शा सकते हो, जो सांख्यिकी के अंदर होता है। सांख्यिकी एक प्रकार की शाखा है जो आंकड़ों को व्यवस्थित करती है यानी विभिन्न तरीकों से लिखती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आंकड़ों को आप लोगों ने कलेक्ट किया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि हमारी क्लास या आपकी क्लास में 15 बच्चों का टेस्ट हुआ और टेस्ट में कुछ ना कुछ नंबर है। तो उन नंबर को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और उसको मैं किस और टाइप से लिख सकता हूँ वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपकी क्लास में 15 बच्चे थे और 15 बच्चों का टेस्ट हुआ। टेस्ट होने पर उनके नंबर आए 10 में से। मान लो पहले बच्चे के 3 नंबर आए, फिर दूसरे के 4 नंबर आए, ऐसे किसी के 5 आए होंगे, किसी के 7 आए होंगे, किसी के 1 आया होगा, किसी का 4 आया होगा, किसी के 6 आए होंगे, किसी के 8 आए होंगे, किसी के 9 आए होंगे, किसी के फिर से 9 आए होंगे, किसी के 5 आए होंगे, किसी के 2 आए होंगे, किसी के 10 आए होंगे। मान लेते हैं फिर से 10 आए होंगे, और मान लेते हैं किसी ना किसी के 2 आए होंगे, या फिर मान लेते 7 आए होंगे। ये नंबर है, यानी कि 15 बच्चों का टेस्ट हुआ और 15 बच्चों के नंबर आए, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2 4 6, 2 4 6, 6 और 3 6 12 और 3 15, यानी कि 15 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ और 15 स्टूडेंट के 10 में से ये मार्क्स आए। अब ये मार्क्स आए तो ये मार्क्स मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर उतार दिए यानी कि बोर्ड पर उतार दिए। अब मान लो ये तो 15 बालकों के आंकड़े हैं जो आप लोग समझ पा रहे हो भाई कि ये आंकड़े हैं, यानी कि मैंने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया और रोल नंबर के हिसाब से या फिर जैसा जिसने बोला वैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर उतार दिए। मैंने बोला भाई कि तेरे नंबर कितने, उसने बोला मेरे नंबर 3 है, दूसरे ने बोला 4 है, किसी ने बोला 5 है, किसी ने बोला 7 है, किसी ने बोला 1 है 2 है। तो जैसे जैसे उन बालकों ने बोला वैसे वैसे मैंने यहाँ पर उतार दिया है। इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं जो बालक बोले या फिर कहीं ना कहीं से आप लोगों ने देखा और डायरेक्ट बोर्ड पर उतार दिए। ये तो 15 बालकों के आंकड़े, हो सकता है कि 100 बालकों को भी आंकड़े हो सकते हैं, 1000 बालकों भी हो सकते हैं। अगर मैं 15 बालकों के आंकड़ों की बात करूं तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि किस बालक के कितने नंबर है, किस बालक के कितने नंबर है।
हालांकि जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैंने यहाँ पर उतार दिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है भाई कि 10 किसका है, 9 किसका है, 8 किसका है। 15 आंकड़े हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता हूँ कि ये 10 नंबर इस बच्चे का है, 5 नंबर इस बच्चे का है। लेकिन मान लो इस 15 की जगह पर 100 आंकड़े होते, या फिर 200 आंकड़े होते, या फिर 1000 आंकड़े होते, तो हम लोग पता नहीं कर पाते, पूरा बोर्ड भर जाता कि ये किस बच्चे के कितने नंबर आए। तो इस टाइप के जो आंकड़े हो गए उसको आप लोग बोलोगे यथा प्राप्त आंकड़े। क्या बोलोगे? इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े, यथा प्राप्त आंकड़े, यानी कि ये रॉ डाटा होता है। कैसा होता है? रॉ डाटा, RAWDAT है, रॉ डाटा। इस टाइप के आंकड़े, इसको आप लोग यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हो, यानी कि जैसे किसी ने बोला वैसे का वैसा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस टाइप के आंकड़ों को आप लोग यथा प्राप्त आंकड़े कहते हो। मान लो ये आंकड़े 15 है, इसलिए हम लोग इसको समझ लेंगे। अगर 1000-2000 होते तो हम लोग नहीं समझ पाते। अब हम ऐसा क्या करें कि हम लोग 1000-2000 आंकड़े हो या फिर इससे ज्यादा आंकड़े हो उनको समझ पाए। तो आंकड़ों को और अलग तरीकों से भी हम लोग लिख सकते हैं, और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे? मान लो ये आंकड़े थे, इनको आप लोगों ने यथा प्राप्त आंकड़े बोले। मैं चाहता हूँ इन आंकड़ों को मैं इस टाइप से लिखूं कि जो देखने वाले लोग हैं वो समझ पाए। अगर मैं मान लो एक क्लास के बालकों के नंबर ये मैं लिखे, ये नंबर मुझे पता है और आप लोगों को पता है, यानी कि बालकों को पता है कि किसके कितने नंबर है। अगर मैं किसी क्लास टीचर को या किसी और टीचर को बुलाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये क्या लिखे, तो वो बोलेगा कि नंबर लिखे। अगर मैं उन्हें बिना बताऊं भाई कि ये क्या लिखा है, मैं उनको बोलता हूँ कि मैडम या सर जो भी बोर्ड पे लिखे क्या लिखे है, तो वो बोलेगा कि ये एक नंबर लिखे, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर है जो आपने लिखे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये नंबर क्या है, ये टेस्ट में आए हुए नंबर है। बालक जानते हैं, मैं जानता हूँ। इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो नंबर लिखे हैं ये नंबर मुझे भी समझ में आ जावे, भाई किसके कितने नंबर है, बालक को भी समझ में आ जावे, और उस जो टीचर को हमने बुलाया उसको भी समझ में आ जावे कि ये क्या चीज चल रही है बोर्ड पर। तो थोड़ा सा इसको व्यवस्थित क्रम में हम लिखना चाहते हैं, जिससे कि हर कोई इंसान समझ पाए कि भाई कि लिखा क्या है या फिर चीज क्या है। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम वो मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ। ये नंबर है, यानी कि मैं आपको लिख दो अंक लिख देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ? मैं अंक, अंक। और अंक क्या हो गए? यानी कि जीरो तो किसी का आया नहीं है, इतना भी कमजोर बालक कोई नहीं है, यानी कि एक आया होगा, दो आया होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक से लेकर 10 तक अंक आए हैं बालकों के। और यहाँ पर क्या हो गया? विद्यार्थियों की संख्या। मैं विद्यार्थियों की संख्या को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर बारंबारता लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता। मैंने यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 10 तक अंक लिखे, और यहाँ पर मैं विद्यार्थियों की संख्या लिख रहा हूँ, यानी कितने बालकों के कितने नंबर आए, ये चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक नंबर जो आया है वो कितना बालक है? एक बालक है, यानी कि एक नंबर एक बच्चे का है। अगर मैं दो नंबर की बात करूं, दो नंबर कितने बालक का है? दो नंबर एक बालक का है, दो नंबर एक बालक का है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर कितने बालक का है? ये भी एक बालक का है, यानी 3 नंबर भी एक बालक का है। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो कितने बालक का है? दो बालक का है, यानी कि दो बालक का है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो एक, दो, यानी कि ये भी दो बालक का है। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो ये भी एक बालक का है। अगर मैं 7 नंबर की बात करूं तो एक, दो, यानी कि दो बालक का है। 8 नंबर कितने लोग का है भाई? एक बच्चे का है। 9 नंबर कितने का है? यानी कि एक, दो का है। और 10 नंबर कितने का है? एक, दो का है, यानी कि 10 नंबर कितना है? दो का है। 10 नंबर कितने बालक का है? दो, दो बालक का है। अगर मैं इन्हें काउंट करता हूँ और काउंट करने पे 15 ही आता है, तो हमने एकदम थोड़ा सही किया है। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कितने आ रहे हैं? 15 बालक आ रहे हैं। 15 बालक आ रहे हैं, 15 बालक आ रहे हैं। अगर आप लोग इस टेबल को देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा व्यवस्थित दिख रहा होगा कि भाई कि यहाँ पर तो अंक लिखे हैं 1 से लेके 10 तक, और यहाँ पर इनकी बारंबारता लिखी है। बारंबारता मतलब कितने अंक किस किस बालक के आ रहे हैं। अगर उस मैडम से आप लोग पूछोगे या फिर उस सर से पूछोगे जिसको हमने बुलाया था क्लास के अंदर ये देखने के लिए भाई कि ये चीज है क्या, तो वो तो बोल रहा था कि नंबर है। लेकिन अगर उनको ये टेबल बता दे कि हम भाई कि ये टेबल क्या बोल रही है, तो वो बोलते भाई कि 1 से लेके 10 तक अंक है, और 10 जो नंबर है वो दो बालक का है, 9 जो नंबर है वो दो बालक का है, 7 जो नंबर है वो दो बालक का है। इस प्रकार वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता है, तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आएगा भाई कि ये एक तरीके से टेबल है जिसमें नंबर और बच्चों की संख्या दे रखी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई 15 बच्चों के नंबर है, 15 बच्चों के नंबर है, उसमें हम लोग की 10 लाइनें खराब हो रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, 1 से लेकर 10 तक लाइनें खराब हो रही है, और 10 तक हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है।
अगर 1000 हो, 2000 हो या लाख आंकड़े हो तो उसके लिए तो हमें कितना सारा पेज खराब करना पड़ेगा, कितना सारा बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। मैं और चाहता हूँ भाई कि थोड़ा इसको और छोटा करूँ। मैं क्या चाहता हूँ इसको, मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा और व्यवस्थित करके लिखूं ताकि कि थोड़ा छोटा सा हो जाए और मुझे आसानी से समझ में आ जाए। एक तरीका तो ये था जिसको हमने बोला था यथाप्राप्त आंकड़े। हमने सोचा भाई कि यथाप्राप्त आंकड़े तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखते, तो हम लोगों ने एक टेबल बना दी। अब हो ये रहा है कि टेबल में 15 लोगों की इतनी सी टेबल बन रही है। अगर 1000, 2000 या 10,000 आंकड़े हो गए, लाखों में आंकड़े हो गए, तो टेबल तो बहुत लंबी बनेगी, फिर भी हमको पढ़ने में थोड़ी समस्या आएगी या फिर समझने में समस्या आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है थोड़ा इसको छोटा सा कर दूं। इसको क्या कर दूं, मैं थोड़ा छोटा कर दूं। मैं ये कर देता हूँ भाई कि जो अंक थे हमारे, वो उसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में बांट लेता हूँ भाई। यानी कि उसको इस टाइप से अरेंजमेंट कर देता हूँ कि हमारी जो सारणी है वो थोड़ी छोटी सी हो जावे, और अगर बड़ा डाटा आ जावे तो भी हम लोग उसको आसानी से समझ पाए। तो हम लोग ये करते भाई कि जो नंबर थे, हम लोग ये करते भाई कि जो नंबर थे उस नंबर को थोड़ा इस टाइप से लिख देते भाई कि मान लेते भाई कि कोई बच्चे के 0 से 2 के बीच में भी तो नंबर आए होंगे। हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, हम लोग इसको ऐसे करते भाई कि कोई बालक होगा उसके 0 से 2 तक नंबर आए। क्या तक नंबर आए, 2 तक। 2 से 4 के बीच में नंबर वाले भी बालक है, 4 से 6 के बीच में वाले भी नंबर बालक है, और 6 से 8 वाले भी बालक है, और 8 से 10 वाले भी बालक है। 10 लिखना सही नहीं होगा, लेकिन अभी हल फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। क्यों सही नहीं होगा उसका कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई हमने बोला है कि 0 से 2 तक जो अंक जिन बालकों का है वो यहाँ पर आएगा, 2 से 4 वाला यहाँ पर आएगा, 4 से 6 वाला यहाँ पर आएगा, 6 से 8 वाला यहाँ पर आएगा, 8 से 10 वाला यहाँ पर आएगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में डाउट बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आप लोग अभी समझने में बिजी हो। तो डाउट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के मन में डाउट क्या आना चाहिए। डाउट ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, हम काउंट किस में करें कि भाई कि 2 नंबर वाला जो बालक है वो कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 नंबर जिसका है वो बालक किस में काउंट होगा, यहाँ पर काउंट होगा या फिर यहाँ पर काउंट होगा, कहाँ पर काउंट होगा। वैसे 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो काउंट किस में करना है, हमको काउंट किस में करना है। ये डाउट आप लोगों के दिलो दिमाग या फिर आपके माइंड में आना चाहिए कि ये हम काउंट किस में करेंगे भाई। 2 तो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो काउंट किस में करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वाले होगा, जैसे कि यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो ये इसमें 2 को काउंट करना है, इसमें आप लोगों को 4 को काउंट करना है, इसमें 6 को काउंट करना है और इसमें 8 को काउंट करना है आप लोगों को। यानी कि ये जो लिखा है मैंने, इसमें इसमें 2 को काउंट ना करके इस नीचे वाले में करना है, इसमें 4 को काउंट ना करके इस वाले में करना है। यानी कि जो शुरुआत में आता है उसमें काउंट करना है, बाद में आ रहा है उसमें काउंट नहीं करना। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 0 से 2 के बीच में जो नंबर है वो कौन कौन से नंबर हो गए, एक यानी कि 0 से लेके 1.99 तक नंबर काउंट हो गए, लेकिन 1.99 नंबर है ही नहीं, तो इसमें जो काउंट होगा वो ओनली फॉर 1 वाला काउंट होगा। कौन सा वाला काउंट होगा, 1 वाला, यानी कि ये वाला काउंट होगा। तो कितने बालक है, 0 से 2 के बीच में एक बालक है, कितना है, एक बालक। अब 2 से 4 में कौन सा काउंट होगा, 2 वाला यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, मैंने कहा अभी 2 वाला यहाँ पर होगा, 4 वाला यहाँ पर होगा, 6 वाला यहाँ पर होगा, 8 वाला यहाँ पर होगा, 10 वाला यहाँ पर नहीं होगा, इसके नीचे होगा, लेकिन हम लोग अभी इसमें काउंट कर लेंगे। मैंने आप लोग कहा था 10 वाला सही नहीं है, हमको 8 से अधिक लिखना था, हमको क्या लिखना, 8 से अधिक लिखना था या फिर 8 से 11 लिखना था, तो 10 वाला काउंट होता, लेकिन हम लोग अभी मान लेते हैं कि 10 वाला इसके अंदर काउंट होगा। तो 2 से 4 के बीच में कौन कौन बालक आएंगे, 2 से 4 के बीच में 2 और 3 नंबर वाले हैं, जिसके 2 नंबर आए वो और जिसके 3 नंबर आए, यानी कि 2 नंबर वाला एक है और 3 नंबर वाला एक है, यानी कि 2 बालक। कितने बालक आए कि 2 बालक, यानी 2 बालक ऐसे हैं जिनके 2 से 4 के बीच में नंबर आए। 4 से 6 में कौन काउंट होगा, एक तो 4 वाला होगा, एक 5 वाला होगा, तो 4 वाले 2 बालक है और 5 वाले 2 बालक है, यानी कि यहाँ पर 4 बालक आएंगे। कितने आएंगे, 4। 6 से 8 में 6 वाला और 7 वाला, यानी कि 6 वाला और 7 वाला कितना है आप लोगों के, 3 बालक है। कितने आप लोगों के, 3 बालक है। अब मैंने कहा था कि 8 से 10, 8 से 10 तो 10 तो नीचे आएगा, लेकिन हम इसमें काउंट कर देते हैं अभी समझने के लिए भाई। हालांकि 10 वाला इसके अंदर काउंट नहीं होगा, 10 वाला इसके नीचे वाले में काउंट होगा, लेकिन अभी हम लोग कर लेते हैं। तो 8, 9, 10 तीनों काउंट कर लेते हैं, यानी कि 2, 4 और 5, 5 बालक। 5 बालक ऐसे हैं जिनके 8 से 10 के बीच में नंबर आए। 10 बालक भी हमने काउंट कर लिया इसके अंदर। तो हम लोग जोड़ते हैं 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15। इसमें भी कितने बालक आ रहे हैं, 15 बालक आ रहे हैं। कितने बालक आ रहे हैं आप लोग के, 15 बालक आ रहे हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये जो आंकड़े थे इनको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ताकि हमें समझ में नहीं आ रहा था। इस टाइप के जो आंकड़े होंगे उनको हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े कहेंगे। थोड़ा हम लोगों ने व्यवस्थित करने का सोचा, तो इस टाइप का आंकड़ा यानी कि इस टाइप की टेबल आई,
लेकिन अभी 15 आंकड़े इसलिए हम लोग थोड़ा समझ पाते हैं, लेकिन अगर 1000-2000 आंकड़े हो तो हम इसको समझ नहीं पाते। फिर हमने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया और हमने इसको इस टाइप से लिखा। तो इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वर्ग, इनको बोलते हैं आप लोग वर्ग बोलते हैं, यानी 0 से 2, 2 से 4, इनको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतर। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग अंतर। तो ये जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। कौन से भाई लोग? वर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े। ये कौन से? ये वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े। और ये जो आंकड़े हैं, ये कैसे? अवर्गीकृत बारंबारता आंकड़े। कैसे? अवर्गीकृत बारंबारता आंकड़े, अवर्गीकृत बारंबारता आंकड़े। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो चीज आप लोगों ने बोली या फिर बालक ने बोला वो मैंने डायरेक्ट बोर्ड पर उतार दिया या फिर कॉपी में उतार दिया या फिर पेन में उतार दिया। इस टाइप के आंकड़े होते हैं, उनको हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े कहते हैं। हमने थोड़ा सा इसको व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने पे जो आंकड़े मिले हमको उसका नाम किया अवर्गीकृत आंकड़े। और इन्हीं आंकड़ों को हमने थोड़ा और व्यवस्थित किया, यानी कि वर्ग में लिखा है, यानी कि वर्ग अंतराल बना के लिखा है कि इसके बीच में जो अंतर है वो 2 का है, 0 से 2, 2 से 4। इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े होते हैं। तो 3 प्रकार के आंकड़े हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो यथाप्राप्त आंकड़े, जैसा बोला वैसा का वैसा लिख दिया, थोड़ा उसका और अरेंजमेंट किया हम लोगों ने ताकि कि लोगों को समझ में आवे, आपको समझ में आवे, मुझे समझ में आवे, आने वाले व्यक्ति को समझ में आवे। तो वो इस टाइप की टेबल बनी, उसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। फिर हमने थोड़ा और इसको सही किया। सही क्यों किया? क्योंकि 15 आंकड़े इसलिए 10 लाइनें बन रही है, 1000 आंकड़े हो गए तो फिर 100 लाइनें बनेगी, 2000 लाइनें बनेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बड़ा अगर डाटा हमें मिल जावे और उनको हम लोग आसानी से समझ पावे, हर कोई व्यक्ति उसको समझ पावे, तो उसके लिए सांख्यिकी ने एक तरीका बनाया गया है जो जिन आंकड़ों को अपन क्या कर सकते हैं? वर्ग अंतराल में लिख सकते हैं। इस टाइप के जो आंकड़े उनको आप लोग वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तो आप लोगों ने जो यथाप्राप्त आंकड़े, इन आंकड़ों को 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। 9th क्लास में आप लोगों ने इन आंकड़ों का माध्य, माध्यकर बहुलक निकाला था। आप लोगों 9th क्लास में एक मात्र सवाल ऐसा था जिसमें आप लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य निकाला था। और अब जो आप लोगों को आगे पढ़ना, वो आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़े पढ़ने। हालांकि ये आंकड़े भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंकड़े का काम कैसे होगा, या फिर माध्य कैसे निकलेगा, माध्य कैसे निकलेगा, बहुलक कैसे निकलेगा, हम इसको भी समझेंगे। सॉरी, हम अवर्गीकृत आंकड़ों को भी समझेंगे और वर्गीकृत आंकड़ों भी समझेंगे। लेकिन 10th क्लास में जो मोस्ट है आप लोगों को वो अवर्गीकृत आंकड़े। हालांकि इसको थोड़ा कम समझेंगे हम लोग, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े समझ चुके, अवर्गीकृत आंकड़े समझ चुके और वर्गीकृत आंकड़ों को हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो वर्गीकृत आंकड़ों पर होगा। हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक जो भी निकालेगा वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए निकालेंगे। आप लोगों को मैं अवर्गीकृत आंकड़ों को भी निकालना समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को जो काम करना है 10th क्लास में वो वर्गीकृत आंकड़ों पे करना है। माध्य, माध्यक, बहुलक, मिड, मॉड, मीडियन आप लोगों को निकालना है, वो वर्गीकृत आंकड़ों का निकालना है। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं ये आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। कुछ बातें और है जो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंकड़े क्या होते हैं। इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना हम लोग सांख्यिकी में सीखते हैं। सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसमें हम लोग आंकड़ों को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करके हम लोग कुछ सूचना होती है उसको कलेक्ट करते हैं, यानी काम की सूचना को एकत्रित करना आंकड़े कहलाते हैं। और उन आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में करना, उन पर फॉर्मूले अप्लाई करना, उन पर मेथड लगाना और उस मेथड से काम की इंफॉर्मेशन को निकालना सांख्यिकी के अंदर हम लोग करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्य बहुलक निकालना सिखाऊंगा। पहले हम लोग माध्य निकालेंगे, यानी कि जो हमारे 13.1 प्रश्न वाली है उसको हम लोग करेंगे। उसको करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो कि आपका बुक का होगा। पहले हम लोग उसको अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से माध्य निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग उसको वर्गीकृत करके, जैसे मैंने इस अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत में कन्वर्ट किया, हम लोग वर्गीकृत में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य की 3 विधियां यहाँ पर, तीनों विधि को मैं आप लोगों को करके समझाने वाला हूँ। तो अब हम लोग उस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, उदाहरण 1। हालांकि उदाहरण मैंने पूरा नहीं लिखा है, उदाहरण की ओनली फॉर सारणी बनाई है। मैं उदाहरण आप लोगों को पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं।
इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक क्लास है जिसके अंदर 30 बालक है, यानी कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर विद्यार्थी दे रखे हैं और यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यानी कि इन सबका जो योग है वो कितना 30 के बराबर है। कितना है? 30 के बराबर। और यहाँ पर आप लोगों को नंबर दे रखे भाई कितने नंबर उसने प्राप्त किए, यानी कि एक बालक ऐसा उसके 10 नंबर आए, एक बालक ऐसा उसके 20 नंबर आए, 3 बालक ऐसे उनके 36 नंबर आए। इस टाइप से ये सारणी आप लोगों को दे रखी है। आपकी जो बुक है उसका उदाहरण पहला है ये, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। सिंपली अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये अवर्गीकृत आंकड़े, और इन आंकड़ों का आप लोगों को क्या निकालना, माध्य निकालना है। इस टाइप का जो सवाल है वो आप लोगों को 9th क्लास में किया था। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको किया था। तो सिंपली हम लोग पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल रहे, फिर इसी वाले उदाहरण को हम वर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर जो माध्य की 3 विधियां आप लोगों को दिख रही है। पहली जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको आप लोग इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड बोलते हो। दूसरी जो विधि है वो कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन मेथड है, और तीसरा है वो पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड है। इन तीनों मेथड को हम लोग तब अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि तब लगा पाएंगे, इन तीनों विधियों से माध्य तब निकाल पाएंगे जब आपके जो आंकड़े होंगे वो वर्गीकृत आंकड़े होंगे। किस टाइप के होंगे? वर्गीकृत। और अभी आप लोगों को अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे, इनका आप लोगों को माध्य निकालना बोल रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में ये आ जावे, इसलिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि भाई किस टाइप से आप लोग इनका माध्य निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, और 9th से ही मैं आप लोगों की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि हम लोग एकदम जीरो से चलेंगे और उसको ठीक लास्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं करनी थी। अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो तो भी अच्छा है, और नहीं याद है तो भी आप लोगों के लिए अच्छा ही है। तो सिंपली आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 9th क्लास में जो एक फॉर्मूला था माध्य का, वो फॉर्मूला ये हुआ करता था। हालांकि यथाप्राप्त आंकड़ों के लिए कुछ अलग फॉर्मूला था। यथाप्राप्त आंकड़ों के लिए ये फॉर्मूला था कि जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबको आप लोग जोड़ लो और उनका भाग करा दो, यानी कि फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या। ये यथाप्राप्त आंकड़ों का माध्य निकालने का एक तरीका था। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को 9th में इस टाइप का भी था। मेरे हिसाब से 9th की जो प्रश्न वाली थी उसका सबसे लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन था, वो था कि अवर्गीकृत आंकड़ों का आप लोग को माध्य निकालना था। तो उसके लिए आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करते थे, यानी कि माध्य इक्वल टू, माध्य को आप लोग एक्स बार से दर्शाओगे। किससे दर्शाओगे? एक्स बार से। एक्स बार से दर्शाओगे माध्य को आप लोग। उसके लिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था, समेशन एफ आई एक्स आई। क्या यूज किया था आप लोगों ने? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, अगर आप लोगों को याद आया हो तो। 9th क्लास में आप लोगों ने ये यूज किया था कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में एफ आई भी हम लोगों को दे रखा है और एक्स आई भी हम लोगों को दे रखा है। एफ आई भी दे रखा है और एक्स आई भी दे रखा है। ये जो समेशन है, इस समेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी कि समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि समेशन का मतलब सम करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है। तो सिंपली पहले आप लोग फॉर्मूले पे ध्यान दोगे तो फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है? फॉर्मूला ये कह रहा है कि जो एफ आई है, यानी कि ये वाली जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये एफ आई है पूरी हमारी। ये जो एक्स आई है यानी कि इस तरह वाली लाइन है, इन दोनों का गुणा करना है आप लोगों को। क्या करना है? ये एफ आई एक्स आई का मतलब क्या? दोनों गुणा हुआ। इन दोनों को गुणा करके आप लोगों को उसका समेशन करना है, यानी कि उन लोगों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका करते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे और फिर लास्ट में हम नीचे की तरफ जोड़ते हैं, क्योंकि जो माध्य निकालते हैं या फिर जो भी हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी का जो योग होगा वो नीचे की ओर होगा। यहाँ पर 30 लिखा हुआ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं योग करूंगा, उसका योग मैं ऊपर लिख दूंगा ताकि आप लोगों को दिखाई देवे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमको एफ आई एक्स आई से गुणा करना है। तो यहाँ पर एक नई टेबल बनेगी जिसका नाम होगा एफ आई एक्स आई। क्या होगा हमारा? एफ आई एक्स आई। समेशन हम लोग नीचे करते हैं इसलिए यहाँ पर समेशन नहीं लगाएंगे, ओनली फॉर एफ आई एक्स आई लगाएंगे। तो एक्स आई कितना? 10 है और ये कितना? 1 है। तो 10 एकम कितना होगा? 10 होगा गुना में। तो 20 का पढ़ा आप लोग एक बार बोलोगे तो 20 होगा। 36 का पढ़ा 36 का पढ़ा आप लोग 3 बार बोलोगे तो कितना होगा? 36 से 108 होता है। तो 108 आएगा आप लोगों का। फिर 4 चौक 16 यानी कि 160 आएगा। फिर 150 आएगा। फिर 56 दूनी 112 होगा आप लोगों का। फिर 60 चौक 240 होगा, यानी 6 चौक 24। 7 चौक कितना होगा? 280 होगा आप लोगों का। फिर 72 का 1 से करोगे तो 72 ही आएगा आप लोगों का। 80 को 1 से करोगे तो 80 आएगा आप लोगों का। 88 को 2 से करना आप लोगों को। 88 का आप लोग 2 से करोगे तो कितना आएगा? 88 दूनी 176, तो 176 आएगा। और 92 को अगर आप लोग 3 से करोगे तो 24 घटा दो 300 में से, यानी 276 आएगा। कितना आएगा आप लोग? 276। और 95 को अगर आप लोग 1 से करो तो कितना आएगा? 95 आएगा। कितना आएगा आप लोग? 95 आएगा।
और नीचे क्या होगा, इन सबका जोड़, यानी कि समेशन fi xi होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो जोड़ है उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, समेशन fi xi, यानी कि इन सबका जोड़ आएगा। आप लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन दिख रही होगी, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है उन संख्या को गुणा कराना पड़ रहा है, फिर हमको जोड़ना पड़ रहा है। तो सांख्यिकी अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, जब आप लोग प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि करोगे तो और भी कैलकुलेशन आएगी। तो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप लोग कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर से ना करो, आप लोग अपने साइड में एक रफ पेज रखो या फिर रफ कॉपी रखो, उस पर आप लोग डायरेक्ट गुणा करो और डायरेक्ट जोड़ो। क्योंकि अगर अभी से आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने लग गए तो आप लोगों की आदत बन जाएगी, तो फिर आप लोग एग्जाम में भी ये सोचोगे कि हमें कैलकुलेटर मिल जाए, और कैलकुलेटर ना मिलने पर आप लोग कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि सांख्यिकी अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोग कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन भी बड़ी बड़ी होगी, यानी कि आपको गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या फिर भाग करना पड़ेगा। तो जोड़ गुणा भाग बाकी आप लोगों को आता होगा, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करें, आप लोग इनको गुणा करो, रफ कॉपी में रफ पेज पर इनको जोड़ो, इनको भाग करो, ताकि कि आप लोगों की कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगी, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। एग्जाम में आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं होगी अगर आप लोग अभी से कैलकुलेशन आज से करोगे तो। अगर कैलकुलेटर का सहारा लिया तो एग्जाम में 100% मैं श्योर हूँ, और आप भी श्योर हो जाना कि आप लोग कैलकुलेशन गलत होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ जाएगी, और आदत वो बुरी आदत है। क्योंकि एग्जाम में जब आप लोग कैलकुलेटर की सहायता से भी कर रहे हो, जब एग्जाम में आप लोग बैठोगे तो आप लोगों से कैलकुलेशन होगी नहीं, और उस होने के ना होने के चक्कर में आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए अभी से आप लोग आदत डाल लेना कि कैलकुलेशन आप लोग हाथ से करो। इन सबका मैंने गुणा करा दिया, और इन सबका गुणा कराने के बाद मुझे बोला कि मुझे जोड़ चाहिए, तो इन सबको मैं कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ। आप लोग इनको जोड़ देना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 1779 आएगा। कितना आएगा भाई, 1779 आएगा। कितना आएगा, 1779। यानी कि इन सबको जोड़ के अगर मुझे नीचे लिखना पड़ेगा तो नीचे कितना आएगा, 1779 आएगा। जोड़ गुणा भाग आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब फॉर्मूले के अंदर मुझे ओनली फॉर मान रखना है, यानी कि जो एक्स बार होगा हमारा माध्य होगा वो कितना होगा, 1779, और समेशन एफ आई, यहाँ पर 30 दे रखा है, तो कितना होगा 30। अगर मैं 1779 में 30 का भाग दूंगा तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं आप लोग, डायरेक्ट कितना है, 59.3 आएगा। कितना आएगा, एक्स बार इक्वल टू 59.3 आएगा। कितना आएगा भाई, 59.3। ये आप लोगों का आंसर है, ये आप लोगों को माध्य है, ये आप लोगों को क्या है, माध्य है। ये आप लोगों को क्या है, माध्य है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर आप लोगों को माध्य निकालना है तो आप लोगों को एक्स आई और एफ आई दिया होगा, उसका एक अलग से कॉलम बनाना है, इनका गुणा कराना है, और गुणा कराने के लास्ट में आप लोगों को इनका समेशन निकालना है। समेशन आप लोगों के पास में आ जाएगा, और एफ आई के समेशन आप लोग क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्वेश्चन बोला कि 30 विद्यार्थी है, तो इनका योग कितना 30 है, या फिर आप लोगों को सारणी में दे रखा होगा। इन दोनों का आपको फॉर्मूले के अंदर मान रखना, और मान रखने के बाद आपको क्या करना, काटा पीटी करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। हालांकि एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है, और 9th क्लास में यहाँ तक था आप लोगों के। 9th क्लास में आप लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला है, यथाप्राप्त आंकड़ों का भी निकाला है। अब जो 10th क्लास में आने वाला है वो मैं आप लोगों को करना सिखा रहा हूँ, मैं अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये वाली चीज हमारे काम की नहीं, इसको मैं वॉश कर रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन को मैं वर्गीकृत में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ध्यान रहे आप लोगों को, वर्गीकृत में कन्वर्ट करने के लिए आपको वर्ग अंतर लेना पड़ेगा। तो जैसा कि बुक में आप लोगों को 15-15 का गैप दे रखा है, तो मैं भी उसी के हिसाब से चलता हूँ, यानी कि 15-15 गैप लूंगा। जैसे कि मुझे वर्ग अंतर लेना पड़ेगा तो मुझे 10 से 20 ले सकता हूँ, मैं 20 से 30 ले सकता हूँ, लेकिन बुक में 15 का गैप है, तो मैं आप लोगों को 15 के गैप से ही समझाना चाहूंगा। तो मैं 10 से 25, 25 से 30, 25 से 40 इस टाइप से वर्ग अंतर लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सिंपली जो हमारे काम की चीज नहीं थी उसको मैंने हटा दिया। अब ये जो अवर्गीकृत आंकड़े, इसको मैं वर्गीकृत में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर इसी सवाल को हम लोग इन तीनों विधियों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, फिर कल्पित माध्य, फिर पग विचलन। ये सब हो जाने के बाद पहले हम 13.1 प्रश्नावली को करेंगे, यानी 13.1 के सभी क्वेश्चन को माध्य से करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसी क्वेश्चन को लेकर माध्यक भी सॉल्व करेंगे, और इसी क्वेश्चन को लेकर बहुलक भी सॉल्व करेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन को लेकर हम लोग सभी विधि को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली जैसे कि बुक में आप लोगों का ये अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत में कन्वर्ट किया, तो उसने जो अंतर दिया है, यानी कि जो वर्ग अंतर है वो 15 गैप दिया था, मैं भी वही गैप लेता हूँ। यानी कि मुझे जीरो से लेने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि जीरो नंबर किसी का आया नहीं है, यानी बच्चे इतने भी मोटे नहीं है।
10 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 10 से 25 मिलता हूं मैं, यानी कि जो मेरा पहला वर्ग अंतराल वो 10 से 25 है यानी 15 का। फिर 25 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 55 हो जाएगा, 15 का अंतर तो 55 ही होगा। फिर 55 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 70 आएगा। और 70 में अगर मैं 15 70 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 85 आएगा। और 85 में मैं अगर 15 जोड़ता हूं तो 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर है वो कहां तक चले गए, 100 तक है। और 100 में से ही नंबर दिए, तो इतनी सी सारणी बनेगी हमारी, यानी इतनी बड़ी जो सारणी है वो हमने इसमें कन्वर्ट कर दी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि 25 है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 55 यहाँ पर 70 85 ऐसे आ रहा है। तो आप लोग जान गए हो कि भाई कि 85 दो बार आ रहा है वो कहां पर लेना है आप लोगों को, 55 जो दो बार आ रहा है वो कहां पर लेना है, 56 जो दो बार आ रहा है वो कहां पर लेना है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों को वर्ग अंतराल दिख रहा है इसका कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ नाम है। तो ये जो 10 है इसको आप लोग निम्न सीमा बोलते हो, 10 वाले को आप लोग क्या बोलोगे, निम्न सीमा बोलोगे। यानी कि ये जो 10 वाला मान है इसको आप लोग निम्न सीमा बोलते हो, यानी कि लोअर लिमिट बोलते हो। क्या बोलते हैं आप लोग, लोअर लिमिट। और वैसे ये जो 25 है यानी कि उस तरफ वाला, इसको आप लोग उच्च सीमा बोलते हो, यानी कि अपर लिमिट बोलते हो। क्या बोलते हो, उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी कि आगे वाले को आप लोग निम्न सीमा बोलते हो और इसके आगे वाले को आप लोग क्या बोलते हो, उच्च सीमा बोलते हो। अभी जो हमने निम्न सीमा और उच्च सीमा लिखा है इसका कहीं ना कहीं पर यूज आएगा। अभी आप लोग को ये जानना है कि जो इस तरफ वाली संख्या होती है उनको हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं और इस तरफ वाली जो संख्या होती है उनको हम लोग उच्च सीमा बोलते हैं। यानी कि जो 10 25 40 55 70 85 ये निम्न सीमा बोली जाएगी इनको, और इस वाले जो लाइन है इस वाली लाइन को आप लोग उच्च सीमा बोलोगे। तो जहां पर निम्न सीमा आती है वहां पर काउंट करते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 25 यहाँ पर ना आकर निम्न सीमा वाले में आएगा, 40 यहाँ पर ना आकर इसमें आएगा निम्न सीमा वाले में, 55 निम्न सीमा में आएगा, 70 निम्न सीमा में आएगा। तो 10 से 25 यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, 10 से लेकर 24 तक संख्या आएगी, 10 से लेकर 24 तक, यानी कि ऐसे बालकों की संख्या आएगी जिसके 10 से लेकर 24 तक नंबर आए। तो 24 तो है नहीं, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, ये दो बालक आएंगे, यानी कि 10 से 20 वाला आएगा, क्योंकि 36 वाला तो आगे बढ़ गया। तो दो बालक ऐसे हैं जिनके 10 से 25 नंबर आए, 10 और 25 के बीच में नंबर आए, दो बालक। फिर 25 और 40 के बीच में कौन से नंबर आएगा, 25 और 40 के बीच में 25 से वाला आएगा और 40 से कम वाला आएगा। तो यही है एक, तो बस खाली यही है एक। 25 और 40 के बीच में कौन सा, 36 ही है, यानी कि तीन बालक ऐसे जिनके 25 और 40 के बीच में नंबर आए। अभी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, आप लोगों को आ रहा होगा सुन में। 40 से 55 में 40 से लेके 55 के बीच वाला आएंगे, तो ये दो तो आएंगे 56 वाला नहीं आएगा क्योंकि 56 वाला तो ज्यादा हो गया। तो 4 और 3 7 बच्चे ऐसे जिनके 40 से 55 के बीच में नंबर आए। 55 से 70 की बात करूं मैं, तो 55 से 70 के बीच में तो ये आएगा क्योंकि 70 वाला तो आएगा नहीं, 70 वाला तो इसके नीचे वाला में काउंट होगा। तो 6 बालक ऐसे हैं जिनके 55 से 70 के बीच में नंबर आए। वैसे 70 से 85 की बात करूं तो ये तीनों आएंगे क्योंकि 70 वाला भी आएगा, 72 वाला भी आएगा, 80 वाला भी आएगा, 85 वाला नहीं आएगा, और 85 ज्यादा वाला है। तो कितने हैं, 4 और 2 6 बालक ऐसे, कितने आप लोगों के 6 बालक ऐसे। अगर मैं 85 100 की बात करूं तो 85 100 के बीच में ये सभी आएंगे क्योंकि ये 85 से बड़ा है और ये 100 से छोटा है। तो 2 3 5 और 6 यानी कितना आ गए, 6 बालक आ गए, 6 बालक आ गए। मैं टोटल करता हूं, अगर टोटल सही आया तो हमने सही से निकाला, अगर टोटल गलत आया तो हमारा क्या गलत है। तो 6 12 18 6 24 24 और 25 25 और 5 30 यानी कि 30 विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, 30 विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े थे उनको हम लोगों ने वर्गीकृत में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने आप लोगों को जब बेसिक शुरू किया तब मैंने आप लोगों को बता दिया किस टाइप से आप लोगों को कन्वर्ट करना है, यानी अवर्गीकृत में आपको वर्ग अंतराल बनाना है और वर्ग अंतराल में हमको देखना है कि 25 इसमें ना आकर इसमें आएगा, इस टाइप से हमने इनकी संख्या लिख दी। ये है अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत में कन्वर्ट करना। अब हमारे जो काम की चीजें 10वीं में वो ये वाली काम की चीजें, यानी कि ऐसी सारणी आप लोगों को दी हुई होगी क्वेश्चन में और इसका आप लोगों को कल्पित माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष माध्य निकालना है या फिर पग विचलन विधि से माध्य निकालना है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं, इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर देता हूँ और फिर पहली जो विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि इसको हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि किस टाइप से हम लोग इस टाइप के जो सवाल है वर्गीकृत आंकड़े उनका माध्य निकालेंगे। तो सिंपली जो हमारे काम की चीज नहीं थी उसको मैंने ऐसे वॉश कर दिया और इस वाले सारणी को मैंने यहाँ पर ला दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वर्गीकृत आंकड़ों का हमें पहली विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालना है। तो सिंपली प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
अभी हम लोगों ने जो अवर्गीकृत आंकड़ों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज में लिया था, उसी फॉर्मूले को हम लोग प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, वो तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था। हाँ, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले को हम लोग प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, आप लोगों का एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये जो फॉर्मूला, ये आप लोगों को किसका, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। अब अगर आप लोग देखोगे तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने सॉल्व किया, वही वाला फॉर्मूला है। लेकिन उस वाले फॉर्मूले के लिए तो हमें अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे होते थे, जिसमें हमें एफ आई भी दे रखा होता था और हमें एक्स आई भी दे रखा होता था। यानी कि जो ये वाले जो इधर जो चीजें थी, हमारे प्राप्तांक थे, वो हमारा एक्स आई था, और यहाँ पर जो बारंबारता थी या फिर विद्यार्थियों की संख्या थी, वो हमारा एफ आई था। इन दोनों का हमने गुना किया था, हमारी नई टेबल आई थी और उसमें हमने मान रखा था, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर एक्स आई तो है ही नहीं। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर तो एक्स आई तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो एक्स आई था वो तो हमारा वर्ग अंतराल बन गया। अब हम 10 से 25 में किसको एक्स आई माने, ये एक डाउट आ रहा है हमारे मन में। हालांकि आपके मन में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो अवर्गीकृत आंकड़े थे उसमें तो आंकड़े सिंपल सादे से थे, तो एक तो एक्स आई था और एक एफ आई था। लेकिन हमने उनको वर्गीकृत में कन्वर्ट किया, और फॉर्मूला अगर यही है अगर प्रत्यक्ष विधि का, तो इसमें एक्स आई हमें किसको मानना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक्स आई में किसे माने, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक्स आई के लिए एक संख्या होनी चाहिए। एक्स आई के लिए एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर तो संख्या बहुत सारी है। बहुत सारी का मतलब 10 से 25 की तो बहुत सारी है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, यानी 10 और 25 के बीच में तो ठेठ 11 से लेकर 24 तक संख्या है। तो हम किसे एक्स आई माने, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने। तो इस समस्या का जो उपाय है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, करना क्या आप लोगों को। अभी शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वाली जो रो है इसको आप लोग निम्न सीमा बोलोगे, और ये वाली जो रो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च सीमा बोलेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा एक्स आई मिल जाए। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा एक्स आई मिल जाए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। थोड़ा सा मैं इधर इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सॉलिड आएगी। यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला है। ये एक्स बार यानी कि माध्य का फॉर्मूला है। तो एक्स आई होगा, फिर उसके बाद हमें एफ आई में गुना करना पड़ेगा, फिर एफ आई का भाग लगाना पड़ेगा। तो एक्स आई क्या है, तो एक्स आई को आप लोग बोलते हो वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हो आप लोग, वर्ग चिन्ह। एक्स आई को आप लोग क्या बोलते हो, वर्ग चिन्ह। एक्स आई का आप लोग क्या बोलते हो, वर्ग चिन्ह बोलते हो। या फिर आप लोग ऐसे समझो कि इसे मध्य बिंदु मान लो, मिड पॉइंट मान लो। आप लोग क्या मान लो, मिड पॉइंट। क्योंकि 10 और 25 को तो हम ले नहीं सकते, ना ही 10 को एक्स आई मान सकते, ना 25 को एक्स आई मान सकते, ना 10 को एक्स आई मान सकते, ना 25 को एक्स आई मान सकते। तो हमने इसका समाधान किया कि हमें अगर एक्स आई निकालना है तो हम लोग 10 और 25 के बीच का जो बिंदु आएगा उसको लेंगे। तो 10 और 25 के बीच का जो बिंदु होगा उसको लेके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह। तो हमारी समस्या ही खत्म हो गई। तो एक्स आई निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है, ये जो लोअर लिमिट है यानी कि निम्न सीमा है, इसमें आप लोग को उच्च सीमा जोड़ना है और दो का भाग कर देना है। क्या कर देना आप लोग, उसका आधा कर देना है। यानी कि जो निम्न सीमा है आप लोगों की, निम्न सीमा है, इसमें आप लोग को उच्च सीमा को जोड़ना है। सीमा एक लड़की, ध्यान रहे आप लोगों को, जोड़ना और इसमें दो का भाग कर देना है। ये आप लोग का एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है। क्या है ये, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि मिड पॉइंट या फिर वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है। हमारी समस्या खत्म हो गई भाई कि एक्स आई क्या था, तो एक्स आई निकाल लेंगे हम लोग। चलो, तो 10 और 25 को जोड़ा मैंने, 10 और 25 को मैंने जोड़ा और दो का भाग दिया। तो 10 और 25 तो कितना, 35, और 35 में अगर मैं दो का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 17.5 आएगा। कितना आएगा, 17, 17.5। तो एक नया कॉलम बनेगा यहाँ पर एक्स आई का, तो वो क्या होगा, 17.5 आया। क्या है भाई, 17.5 आया। ऐसे कैसे हम दूसरे का भी निकालेंगे। 25 में 40 को जोड़ूंगा मैं, 25 में मैं 40 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 65 आएगा। 65 में अगर मैं दो का भाग दूंगा तो ये 3 बार गया, ये 2 बार गया और ये 5 बार गया, यानी 32.5 आएगा। 32.5 आएगा। कितना आएगा, 32.5 आएगा। तो आप लोग समझ गए हो कि एक्स आई कैसे निकालोगे। आप लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ोगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ोगे और दो का भाग कर दोगे। या फिर सिंपल सी बात करूं मैं कि इन दोनों के बीच का जो बिंदु वो हमारा एक्स आई है, यानी कि मिड पॉइंट है या फिर मध्य बिंदु वो हमारा एक्स आई है। समझो। अब हम लोग कब तक कैलकुलेशन करते रहेंगे, इसका जोड़ के दो का भाग दिया 17.5 आया, इसका जोड़ के दो से भाग दिया 32.5 आया, इसका फिर जोड़ो दो का भाग दो, इसका फिर जोड़ो फिर दो का भाग दो। ऐसे हमें कब तक करना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूं आप लोगों को कि जितना इनके बीच में अंतर है, यानी कि आप लोग एक बार जोड़ के दो का भाग कर दो, फिर जितना इनके बीच में अंतर है वो जोड़ते रहो। अंतर कितना लिया हमने, 15 का लिया। तो देखो 17.5 में 15 जोड़ूंगा तभी तो 32.5 आएगा। अब 32.5 में 15 जोड़ दो।
अब 32.5 में 15 जोड़ दो, तो 32 में 15 जोड़ोगे तो कितना है 47, तो 47.5 आएगा। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। 4055 कितना होगा 95 होगा, 95 भाग दो तो 47.5 आएगा। 47.5 में 15 जोड़ा आप लोग तो कितना आएगा 62.5 आएगा। कितना आएगा 62.5 आएगा। 62.5 में फिर 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 62.5 में फिर 15 जोड़ोगे कितना आएगा 70 आएगा। फिर कितना आएगा 107 सॉरी फिर कितना आएगा 92 आएगा। कितना आएगा 92 आएगा। 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 92 आएगा। 92.5 आएगा। जोड़ लो आप लोग। 77 में आप लोग 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा आप लोगों का 92 तो आया। 5 7 12 का 2 हासिल होगी 92 तो आया। 92.5 आया। 92.5 आया। तो आप लोग समझ गए हो कि आप लोगों को बार बार निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 नहीं करना है। आप लोगों को एक निकाल देना और फिर देखना है कि अंतर कितना है, उस अंतर को आप लोगों को जोड़ते आना है। उस अंतर को आप लोगों को क्या करना है जोड़ते आना है। ये आ गया हमारा एक्स आई, ये हमारा एफ आई है, ये हमारा एक्स आई आ गया। अब हम लोग फिर से सूत्र को देखेंगे। सूत्र ये कह रहा है कि जो एफ आई है उसमें एक्स आई का गुना करना है आप लोगों को और फिर समेशन करना है। तो पहले तो हम लोग गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक नई टेबल बनेगी जो होगी एफ आई की और एक्स आई की होगी, जो होगी एफ आई की और एक्स आई की होगी। किसकी होगी एफ आई की और एक्स आई की। चलिए, यानी कि एफ आई तो आप लोगों का ये है और एक्स आई आप लोगों का ये है, यानी कि इसका और इसका गुना करना है। तो 17.5 को 2 से करोगे कितना आएगा 35 आएगा। कितना आएगा 35 आएगा। 17 34 और एक कितना होगा 35 होगा। फिर आप लोग 32 को 3 से करोगे तो 90 और 6 कितना 90 और 7.5 यानी कि 97.5 आएगा। 97.5 आएगा। फिर 47.5 को 7 से करोगे आप लोग तो 332.5 आएगा। 32.5 332.5 आएगा। फिर आप लोग 6 को 62.5 से करोगे तो 375 आएगा। कितना आएगा 375 आएगा। पूरा पूरा 375 आएगा। अब आप लोग फिर 77.5 को 6 से करोगे तो 465 आएगा। 465। फिर आप लोग 92.5 को 6 से करोगे तो 555 आएगा। कितना आएगा 555। ये मैंने लिख दिया है। अब गुना करना आप लोगों को भी आता है भाई के साथ 17 34 और आधा आधा 35। फिर इसको इससे करोगे यानी कि 90। फिर 2.5 5 और 7.5 97.5। फिर इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे और इसका इससे करोगे। इस टाइप से आप लोग गुना करा सकते हो। फिर से वही बात मैं आप लोगों को दोहराऊं, कैलकुलेटर का यूज आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को पेन पेपर या फिर रफ कॉपी में करके आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पर सभी मान उतार लिए। आप लोगों को समझ आ गया कि इनका इनसे मैंने गुना किया। अब क्या करूंगा मैं इनका समेशन करूंगा। समेशन यानी कि एफ आई एक्स आई इक्वल टू कितना आएगा। आप लोग इनको जोड़ लेना। मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ कि जोड़ने पर कितना आएगा ये 1860 आएगा। कितना आएगा 1860। इन सभी का योग कितना आएगा 1860 आएगा। और एफ आई तो आप लोगों को दे रखा है कितना है 30 है। कितना है 30 है। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को। चलिए, अब हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इस वाले फॉर्मूले में हमें मान रखना है, यानी कि एक्स बार इक्वल टू 1860 अपॉन 30। ये 0 से 0 कटा, ये 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 यानी कि 62। तो आप लोगों का जो माध्य आया वो कितना है 62 आया। तो ये है कल्पित प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप लोगों को वर्ग अंतराल में से एक्स आई निकालना है, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह सिंपल ही है क्या, तो मिड पॉइंट है या मध्य बिंदु है, या फिर दोनों सीमाओं को जोड़ लो और फिर 2 का भाग कर दो, वो हमारा एक्स आई होगा। एक्स आई के बाद हमें एफ आई दे रखा हो तो उनका गुणा करना, उन सबको जोड़ना है, जोड़ने पर हमें एफ आई से भाग करना है। तो ये जो है ये हमारा पहला मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, जो कि हमारा है कल्पित माध्य विधि। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। अगर मैं अभी आप लोगों को कल्पित माध्य और पग विचलन विधि कराना चाहूंगा तो वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी। मेरे हिसाब से पौने 1 घंटे की क्लास हमारी हो गई है। कल्पित माध्य और पग विचलन के लिए मुझे अभी 15 या 20 मिनट लगेगी मुझे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जो कि आप लोग ढंग से देख नहीं पाओगे। तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। कल जब हमारी क्लास आएगी तब हम इतना सा पहले ही उतार कर रख देंगे, यानी कि जो एग्जाम्पल है उसको एक्स आई तक लिख के रखेंगे, यानी वर्ग अंतराल एफ आई और एक्स आई को लिख के रखेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला उसके हिसाब से हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है
तो आप लोग अपने मिलने वाले फ्रेंड्स या जो भी रिलेशन में लगते हैं उनको जरूर शेयर करें। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक हमारी दूसरी वीडियो आती है तब तक आप लोग इसको अच्छे से करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।